हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 8 का ये लास्ट पेपर है। माइनर पेपर 2D के नाम से जिसे आप जानते हैं, जिसमें मैं आप सभी बच्चों को आपका डिसिप्लिन है चाहे वोकेशनल है, ये दोनों ही मैं आपको बताने वाला हूँ। हिस्ट्री के लिए और पॉलिटिकल साइंस, ये दो सब्जेक्ट्स का आपको डिसिप्लिन जिन भी बच्चों ने रखा हुआ वो भी बता दूंगा, वोकेशनल जिन भी बच्चों का वो भी बता दूंगा। तो बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाइए, इस वीडियो को आप लोग देखिए और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप पढ़ के चले आते हैं, 75 नंबर का पेपर होता है, आप लोग 75 में 75 ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपसे ही बच्चों को लगता है कि हमने आपके सेमेस्टर 1 से लेकर ये जो लास्ट सेमेस्टर है, अगर आपकी सहायता की, आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका सबसे पहले डिसिप्लिन वाला सेक्शन है। तो जो भी बच्चों का माइनर पेपर डिसिप्लिन है वो इन क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा, ठीक है। मैं पॉलिटिकल साइंस पे भी आऊँगा, बस थोड़ा सा सब्र बनाए रखें। आपका सिलेबस में यूनिट 1 कॉलोनियल लेगेसी इंटीग्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो यहाँ से जो पहला सवाल बन सकता है, तो स्वतंत्र भारत पर जो औपनिवेशिक विरासत है, जो कॉलोनियल लेगेसी है, इसके प्रभाव का आपको आलोचनात्मक विवेचन करना है। ये पहला सवाल जो आपके पेपर में आएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद हमारे जो भारतीय रियासत है उनके एकीकरण की प्रक्रिया को आपको चर्चा करना है। इसके बाद हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर का एकीकरण का विशेष रूप से आपको यहाँ पर व्याख्या बताना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि भारतीय जो हमारा संविधान है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं, इसका आपको विस्तार से व्याख्या करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पेपर में जो आ सकता है। चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, जिसे हम प्रेम्बल कहते हैं इंग्लिश में, इसके जो आदर्श और इसका जो महत्व है, इसके बारे में आपको आलोचनात्मक चर्चा प्रस्तुत करना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 1 से। यूनिट 2 में आपको प्लानिंग, इकोनॉमी एंड पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है। तो स्वतंत्र भारत में जो नियोजन, जो प्लानिंग है, उसको अपनाने में क्या कारण थे, और साथ ही साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, इसकी जो विशेषता है, इस पर आपको चर्चा करना है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है कि हरित क्रांति, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, इसके क्या कारण थे, इसकी उपलब्धि, साथ ही साथ हमारे भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर जो इसका प्रभाव था, इसके बारे में विश्लेषण करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में 1991 की जो नई आर्थिक नीति है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसकी प्रमुख विशेषता और इसका जो प्रभाव है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 में स्वतंत्र भारत की जो कृषि नीति, एग्रीकल्चर जो पॉलिसी है, और जो औद्योगिक नीति है हमारी, इसकी प्रमुख विशेषताएं और इसकी उपलब्धियों का आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। यूनिट 3 में सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स में भारत में महिला सशक्तिकरण के संघर्ष का स्वतंत्रता के बाद में संदर्भ में आपको विश्लेषण बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में भारतीय राजनीति में जो पहचान है, इसकी राजनीति से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता और जातीय चेतना के संदर्भ में इसकी जो व्याख्या करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में दलित राजनीति के उदय के क्या कारण थे, प्रमुख विशेषता और भारतीय राजनीति पे इसके जो प्रभाव है, इसके बारे में चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 12 आ सकता है जेपी मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सिलेबस में इसमें से, और एमसीक्यू भर भर के आता है, ये बात याद रखिएगा। जेपी आंदोलन के कारण, उद्देश्य, प्रमुख घटनाएं एवं भारतीय राजनीति पे इसके जो प्रभाव, इसका विश्लेषण करना है। यूनिट 5 आपके सिलेबस में से फॉरेन पॉलिसी एंड वॉर से स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की जो प्रमुख विशेषता, इसका चर्चा करते हुए जो पंचशील समझौता था और गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था, ठीक है, इसके महत्व के बारे में व्याख्या करें। 1962 का भारत चीन युद्ध के जो प्रमुख कारण है और इसके परिणामों का एक आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत पाकिस्तान संबंधों का विश्लेषण करते हुए 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश यानी बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ, इसकी परिस्थिति और इसके जो परिणाम है, उसका चर्चा करना है। तो ये था आपका माइनर पेपर 1D, या जिसे आप लोग 2D भी बोलिए आप लोग को, ठीक है, वो डिसिप्लिन का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। अब जिन भी बच्चों का वोकेशनल अगर हिस्ट्री है, उसके लिए ये सारा का सारा ऊपर वाला जो था वो डिसिप्लिन वाला पार्ट था, ये वोकेशनल के लिए है। तो यूनिट 1 टूरिज्म से जुड़ा हुआ सवाल आता है, पर्यटन का क्या अर्थ है और इसका परिभाषा स्पष्ट करते हुए इसके जो क्षेत्र है या जो स्कोप है, इसके बारे में विस्तार चर्चा करिए। पर्यटन के जो विभिन्न प्रकार हैं, उसके बारे में व्याख्या करिए। इको टूरिज्म, साहसिक जो पर्यटन है, और सांस्कृतिक पर्यटन की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तीसरा है झारखंड में पर्यटन के विकास के जो प्रमुख कारण है, इसका विस्तार से चर्चा करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड में जो पर्यटन की संभावना है और इसके विकास में जो प्राकृतिक, साथ ही साथ जो सांस्कृतिक कह सकते हैं जो संसाधन है, इसकी भूमिका का आपको विश्लेषण करने बोला गया।
यूनिट 2 में झारखंड इंट्रोडक्शन के बारे में, तो झारखंड के इतिहास एवं संस्कृति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इनका वर्णन करें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में झारखंड की जो हमारे प्रमुख लोक नृत्य है और हमारे जो लोक कथाएं हैं या लोक कलाओं का वर्णन करते हुए उनके जो सांस्कृतिक महत्व है इसके बारे में चर्चा करना है। 7वां क्वेश्चन है झारखंड के प्रमुख त्योहार, पारंपरिक भोजन एवं जो हस्तशिल्प की जो विशेषता है इसका आपको विस्तार से वर्णन करना है। 8वां क्वेश्चन है झारखंड की जनजातीय संस्कृति एवं परंपराएं जो है राज्य के पर्यावरण को ये किस प्रकार आकर्षित करती है, इसके बारे में आपको चर्चा करने बोला गया है। फिर अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक पर्यटन का अर्थ क्या होता है एवं परिभाषा स्पष्ट करते हुए झारखंड में इसके महत्व की चर्चा करें। फिर है इटखोरी और पलामू को ऐतिहासिक पर्यटन केंद्रों के रूप में समझाने बोला गया है। फिर है नवरत्नगढ़, तौलियागढ़ और जो रांची के ऐतिहासिक जो महत्व है और पर्यटन दृष्टि से इसका क्या महत्व है इसके बारे में चर्चा करें। झारखंड के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का आपको विस्तार से या विशेषताओं का वर्णन करना है। यूनिट 4 कल्चरल टूरिज्म के बारे में, तो सांस्कृतिक पर्यटन का अर्थ बताना एवं स्पष्ट परिभाषा स्पष्ट करते हुए झारखंड में इसके महत्व की चर्चा करनी है। देवघर, बासुकीनाथ, रजरप्पा मंदिर को सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र रूप में विस्तार समझाना है। इटखोरी, पारसनाथ, बलूटी और रांची के जो पारस्परिक सांस्कृतिक जो महत्व है एवं जो पर्यटन की संभावना इसका विश्लेषण करने बोला गया है। तो ये रहा आपसी बच्चों का माइनर पेपर 1D हिस्ट्री का। डिसिप्लिन हो तो डिसिप्लिन का ही बता दिया, वोकेशनल था वोकेशनल बता दिया। तो आप सही बच्चे जिनका हिस्ट्री, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर माइनर, अगला सवाल बोटा माफ करिएगा। अब ये डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस का, फिर बताऊंगा वोकेशनल का, ठीक है। तो यूनिट 1 गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस के बारे में आपका सिलेबस में, तो शासन एवं सुशासन, ठीक है, गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस का अर्थ एवं जो अवधारणा ये स्पष्ट करें और दोनों के बीच में अंतर बताएं। फिर अगला सवाल आ सकता है सुशासन के जो प्रमुख कारक हैं इसका विस्तार से चर्चा करना है। फिर है सुशासन के जो विभिन्न मॉडल्स हैं इनके बारे में व्याख्या करना है। यूनिट 2 डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस के बारे में, तो लोकतंत्र के साथ शासन तथा लोकतंत्र के बिना जो शासन है इसका एक आपको तुलनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करना है। फिर लोकतंत्र और सुशासन के बीच में जो संबंध है इसका एक आपको आलोचनात्मक विवेचना बताना है। फिर शासन में राज्य की जो भूमिका इसके बारे में चर्चा करना है। नीति निर्माण और इसके जो क्रियान्वयन है इनमें राज्य की जो भूमिका है इसका आपको स्पष्टीकरण करना है। सामाजिक जो अकिंचन है यानी सोशल जो ऑडिट होते हैं इसका क्या मतलब होता है और शासन में इसकी आवश्यकता और इसका जो महत्व है इसके बारे में चर्चा करें। शासन में नागरिकों की भूमिका विश्लेषण करें। सिविक कल्चर एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन के महत्व को स्पष्ट करें। नागरिक भागीदारी और सामाजिक अंकेक्षण जो ऑडिट्स होते हैं किस प्रकार सुशासन को मजबूत करते चर्चा करें। यूनिट 4 से जुड़ा हुआ सवाल नागरिक घोषणा पत्र यानी सिटीजन चार्टर क्या होता है, इसके उद्देश्य, विशेषताएं एवं सुशासन में जो महत्व की चर्चा करें। सूचना का अधिकार अधिनियम सुशासन एवं प्रशासन में पारदर्शिता स्थापित करने में किस प्रकार ये सहायक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रमुख प्रावधान एवं उपभोक्ता जो अधिकार इसके बारे में चर्चा करें। यूनिट 4 पब्लिक सर्विस एंड ई गवर्नेंस से जुड़ा सवाल आ सकता है कि लोकतंत्र सेवा वितरण इसकी जो अवधारणा स्पष्ट करें और इसे प्रभावशाली बनाने के उपायों की चर्चा करें। ई गवर्नेंस एवं जो मोबाइल गवर्नेंस होता है दोनों की अवधारणा, विशेषता एवं सुशासन में इसकी जो भूमिका इसके बारे में व्याख्या करें। और यूनिट 4 में लोकपाल एवं लोकायुक्त की अवधारणा स्पष्ट करते हुए भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं सुशासन में इसकी जो भूमिका है इसका एक आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो ये था आपसी बच्चों का जिनका पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर 1D डिसिप्लिन से था, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। अब अगला है वोकेशनल से जुड़ा हुआ सवाल। तो पहला यूनिट इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट है जिनका वोकेशनल पॉलिटिकल साइंस है। तो लोक नीति क्या होता है, इसकी प्रकृति, विशेषता और इसका महत्व को विस्तार से समझाने बोला गया। फिर लोक नीति निर्माण से क्या तात्पर्य है, लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया को विभिन्न जो चरण होते हैं उसके बारे में व्याख्या करें। लोक नीति निर्माण को प्रभावित करने के जो प्रमुख कारण हैं एवं जो संस्थाएं इनका आपके बारे में चर्चा करना है। यूनिट 2 पब्लिक पॉलिसी जो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, तो लोक नीति क्रियान्वयन से आप क्या समझते हैं और नीति क्रियान्वयन में जो नौकरशाही होते हैं ब्यूरोक्रेसी इसके बारे में इसकी जो भूमिका इसके बारे में चर्चा करें। 5वां क्वेश्चन है लोक नीति के क्रियान्वयन में कानूनी एवं जो नियामक तंत्र है इसकी जो भूमिका इसका विश्लेषण करें। लोक नीति के क्रियान्वयन में नागरिक जो सहभागिता एवं जो साझा शासन है इसके महत्व के बारे में चर्चा करें। लोक नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में किन जो विशेष सावधानी है उसकी आवश्यकता होती है इसके बारे में विस्तार समझाने बोला गया। फिर लोक नीति निर्माण निगरानी जो है इसका अर्थ एवं जो महत्व स्पष्ट करें। फिर अगला क्वेश्चन है लोक नीति को निगरानी जो सुशासन है उसको स्थापित करने में किस प्रकार ये सहायक सिद्ध होता है इसके बारे में चर्चा करें।
10वां क्वेश्चन, लोक नीति निगरानी में जो विभिन्न दृष्टिकोण है इसकी व्याख्या करने बोला गया है। फिर 11 क्वेश्चन है, लोक नीति निगरानी की जो प्रमुख सीमा है इसका एक आपको आलोचनात्मक चर्चा करना है। यूनिट 4 में नीति मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं और नीति मूल्यांकन में जो अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्री एवं सांख्यिकी की जो भूमिका है इसके बारे में स्पष्ट करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में लागत लाभ विश्लेषण क्या है, इसके प्रमुख चरण, उपयोगिता और सीमाओं की चर्चा करनी है। फिर 14 नंबर में लागत प्रभावशीलता विश्लेषण है इसकी अवधारणा स्पष्ट करें, साथ ही साथ जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है इसकी तुलना करें। और लास्ट क्वेश्चन है, लोक नीति में पॉलिसी जो अल्टरनेटिव्स होते हैं इसमें क्या तात्पर्य है और विभिन्न जो नीति विकल्प होते हैं इनमें चयन एवं मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है इसके बारे में व्याख्या करें। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन रहा आप सभी बच्चों के लिए, जिनका भी माइनर पेपर 2D वोकेशनल हो, डिसिप्लिन हो, हिस्ट्री हो, ये सभी हमने इस वीडियो में बता दिया। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके, उनके अच्छे अच्छे मार्क्स आ सकें। बाकी आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 8 के लिए बेस्ट विशेष हमारी तरफ से, क्योंकि आपका सेमेस्टर हमने पूरा जितना हमसे हो पाया हमने आपकी हेल्प करी है। बाकी आप सभी बच्चों को लगता है वीडियो हेल्पफुल है तो आप दोस्तों को शेयर और लाइक करना है। मेरे नेक्स्ट वीडियो पे जय हिंद, जय भारत।